कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, उस तिरसा उस वेदना को जानता हूँ, उस तिरसा उस वेदना को जानता हूँ। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित इस पंक्ति के से हम रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय की शुरुआत करते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम आपके अध्याय 9 क्लास 12 का जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इन्होंने जो पुरुरवा और उर्वशी और फिर उसके बाद में अभिनव मनुष्य को रचा है, इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो भी इनकी रचनाएं हैं, किसी भी कवि की, किसी भी लेखक की रचनाओं को पढ़ने से पहले सबसे पहले उनके बारे में हमको विधिवत जान लेना, समझ लेना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इनसे संबंधित भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। ये ठीक 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, आप जानते हो। तो ये आपको पूरा 5 नंबर लाना है। अगर आपको पूरा 5 नंबर लाना है तो हमारे द्वारा ये जो बताए जा रहे हैं टिप्स, इस पे फोकस कीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, इस पे सबसे पहले फोकस करेंगे। यही आपको नंबर दिलाने वाला है। 5 के 5 नंबर आपको मिलेंगे। देखिए बच्चों, ये है कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय। सेम जैसे ये लिखा है वैसे लिखेंगे। किसी भी कवि या लेखक को सेम इसी प्रकार से पहले हेडिंग ऊपर डालेंगे, उसके ऊपर सबसे पहले आप उनका नाम लिखेंगे जिनके बारे में आप लिख रहे हैं, जिनका साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय आप लिख रहे हैं। अब वर्तमान में यहाँ पर हम रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय को देख रहे हैं, तो इनके ऊपर आप यहाँ पर लिखेंगे। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे ऐसे, रामधारी सिंह दिनकर। ये देखिए बच्चों, रामधारी सिंह, ये हम आपको एक पैटर्न बता रहे हैं कि इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। रामधारी सिंह दिनकर कर दीजिएगा बच्चों। आप ये स्पेस कम है तो हम आपको एक पैटर्न बता रहे हैं कि इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। नीचे एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे कवि एक संक्षिप्त परिचय लिख देंगे। अब बच्चों आइए देखिए, अब इसी को आपको भर देना है एक फ्लो चार्ट में। यही आपको पूरा नंबर दिलाएगा, क्योंकि एक फैक्चुअल आप फिलअप कर देंगे बच्चों, तो जो एग्जामिनर होंगे उनको ये पता चल जाएगा कि बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, निरंतर पढ़ने वाले बच्चों में से है। क्योंकि फैक्चुअल चीजें वही बच्चे लर्न करके रख सकते हैं। ये सारी चीजें बच्चों 1 महीना पहले याद नहीं होती हैं। इसको हमको निरंतर हमारे दिमाग में पन्ना पलटना पड़ता है, अपने राइटिंग में लिख कर चीजों को बार बार रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे दिमाग से एग्जाम के समय में तो अक्सर दिमाग से उतर ही जाती हैं, क्योंकि कई सारे लेखक हैं। अब देखिए 9वां पाठ है, तो इसका मतलब इसके पहले 8 कवि को हमने पढ़ लिया है। आप सबके कुछ ना कुछ परिवर्तन है। सबसे पहला परिवर्तन तो पिता के नाम में होता है, जन्म तिथि जन्म मृत्यु में होता है। भाषा ले लीजिए, लगभग थोड़ा बहुत सबका सेम ही हो जाए, पर रचनाएं सबकी अलग होंगी, जन्म मृत्यु अलग होंगे, माता पिता के नाम अलग हो जाएंगे, रचनाएं अलग हो जाएंगी। बाकी थोड़ा बहुत तो आप दिमाग लगा के भी ऐड कर सकते हैं, पर ये तो फैक्चुअल चीजें हैं बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम इस पर काम करते हैं, क्योंकि हमको पूरा का पूरा 5 नंबर चाहिए। तो देखिए बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब होता है, तो 30 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। कब? 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। बार बार इसको रिवीजन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको कॉपी में लिखना पड़ेगा खुद के हैंड राइटिंग से, इसी प्रकार फ्लो चार्ट बनाते हुए, क्योंकि जब फ्लो चार्ट हमारे दिमाग में रहेगा, हम बनाए रहेंगे, तो चूंकि हमको यही एग्जाम में सेम इसी पैटर्न में हमको एग्जाम में लिखना भी है, तो वही चीज हम क्यों ना पहले से ही बना के रखें कि हमारे दिमाग में चीजें एकदम से फिट बैठी रहेंगी कि हमको ऐसे ऐसे लिखना है, और ये याद करने में भी आसानी रहेगी। हमको देखने में लगेगा अरे छोटा सा डब्बे में है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड लगेगा रोजाना। और कम से कम आप 1 महीने अगर निरंतर को पन्ना पलटते रहे, तो जितने सारे कवि और लेखक हैं सबके जो फैक्चुअल हैं, माता पिता हो गए, उनका जन्म मृत्यु डेट हो गया, रचनाएं हो गई, ये तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो अब इनका जन्म आपने समझ लिया कि 30 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था, और जन्म स्थान बच्चों सिमरिया, मुंगेर, जो कि बिहार में है। मुंगेर जिला सिमरिया गांव होगा है बिहार में, यहाँ पर हुआ था। और इनके पिता का नाम रवि सिंह था।
देखिए दिनकर रवि मिल रहा है ना, दिनकर माने सूर्य का पर्यायवाची है और रवि भी सूर्य के पर्यायवाची है। और भाषा इनकी परिष्कृत खड़ी बोली लगभग सबकी ऐसी होती है, सरल सहज परिष्कृत खड़ी बोली या शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली या शुद्ध खड़ी बोली, ऐसे लगभग होता है। तो आप क्या करते हैं कि भाषा में तो लगभग सेम आ जाएगा, शैली लगभग सेम आ जाता है, पर ये तीन चीजें जो हो गया बच्चों, जन्म मृत्यु, दूसरा पिता का नाम और तीसरा इनकी रचनाएं, ये आपको एकदम दिमाग में रखना ही है। और अब बच्चों शैली की तरफ आते हैं तो प्रबंध और मुक्तक शैली है इनकी। और रचनाओं को देखिए, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा। कैसे? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा। अब बच्चों ये देखिए मृत्यु के बारे में देख लेते हैं। फैक्ट है इनका एकदम 24 अप्रैल, 30 सितंबर जन्म होता है, 24 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है 1947 में। अब यहाँ से आप लिंक जोड़ सकते हैं कि जब भारत आजाद, दिनकर साहब भारत को आजाद करके इस दुनिया से चल गए। 1947 में भारत आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। तो उसके पहले ही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में हुआ था भारत आजाद। तो आजाद करके चले गए। ऐसे ट्रिक में दिमाग लगा लीजिए कि दिनकर जी क्या कहते हैं, भारत को आजाद करके चले गए 1947 में। अब जब 1947 आपके दिमाग में क्लिक करेगा 1908 आ ही जाएगा। तो देखिए बच्चों, आप कितने वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई, तो आप लिखिए 1947, सॉरी बच्चों 1974, क्षमा करें 1974। तो यहाँ पर आप लिख नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 47 में भारत आजाद हुआ था। तो यहाँ पर आपको इन्हीं याद करना पड़ेगा 1947, 1974 और 1908। अब इसको माइनस करके देख लीजिए, 14 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर 6 होगा और 6 यहाँ। इन्होंने बच्चों बहुत ही समझ लीजिए, बहुत कम ही उम्र इसको कहा जाएगा, 66 वर्ष की अवस्था में ये दुनिया को छोड़ के चले जा रहे हैं। तो इनका जन्म बच्चों 1908 और मृत्यु 1974। अब ये फैक्चुअल आप याद रखेंगे, यही आपको नंबर दिलाने वाला है। तो आइए बच्चों, अब हम दिनकर साहब के बारे में पूरा डिटेल समझ लेते हैं। जब हम डिटेल समझे रहेंगे तो चीजें और थोड़ा सा और आसानी होगी। तो सबसे पहले हम ये थोड़ा सा ये छोटा दिखेगा बच्चों आपके मोबाइल में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर करके आप लोग देखिएगा और ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। सुनने पे फोकस कीजिएगा, 2 से 3 बार सुनेंगे, फ्लो चार्ट बना लेंगे, इसका निरंतर रिवीजन करते रहेंगे, आपको 5 नंबर पक्का रहेगा बच्चों। तो ये देखिए, राष्ट्रीय भावनाओं से ओजस्वी, यहाँ सबसे पहले दे दिया गया इनकी विशेषताओं को। राष्ट्रीय भावनाओं से ओजस्वी गायक कविवर, गायक भी हैं कविवर हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था 30 सितंबर 1908 ईस्वी में। पटना कॉलेज में इन्होंने 1933 ईस्वी में बीए किया और फिर एक स्कूल में अध्यापक हो गए। बीए करने के बाद ये एक स्कूल में अध्यापक हो गए। उसके बाद देखिए बच्चों, थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया यहाँ तक। अब उसके बाद सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार भी बने। द्वितीय महायुद्ध में राजकीय प्रचार विभाग में भी आ गए। उन दिनों द्वितीय महायुद्ध भाई बच्चों 1939, प्रथम 1914 में हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध, महायुद्ध अर्थात विश्व युद्ध, तो 1939 में। मृत्यु इनकी 1974 में होती है। 1939 से और 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। तो उसी में इन्होंने क्या ये हुए थे, राजकीय प्रचार विभाग में भी आ गए थे उसी समय। उन दिनों भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजी सरकार का कोई भी कर्मचारी उस सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता था। दिनकर ने राजकीय सेवा के काल में भी स्वदेशानुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण और क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी। सन 1950 ईस्वी में इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1952 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया और ये दिल्ली आकर रहने लगे। दिनकर की काव्य साधना निरंतर जारी रही और फिर 1961 ईस्वी में बच्चों देखिए, 1961 ईस्वी में इनका बहुचर्चित काव्य उर्वशी प्रकाशित हुआ।
सन 1964 ईस्वी में इन्हें केंद्रीय सरकार की हिंदी समिति का परामर्शदाता भी बनाया गया। इस पद से अवकाश ग्रहण करने के अनंतर ये पटना में रहने लगे। इनके जवान बेटे की मृत्यु ने इस ओजस्वी व्यक्तित्व को सहसा खंडित कर दिया और तिरुपति के देव विग्रह को अपनी व्यथा कथा समर्पित करते हुए दिनकर साहब 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को चेन्नई में परलोक सिधार गए। अब इनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं बच्चों। रेणुका हुंकार भरती हुई द्वंद्व गीत गाती है। रसवंती चक्रवाल धूपछां और कुरुक्षेत्र में रसमरथी सामधेनी नील कुसुम लेके जाती है। उसके बाद सीपी और शंख उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा करते हैं। सीपी और शंख लेकर उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा करती है। ट्रिक के साथ बता रहे हैं बच्चों, आपको थोड़ा थोड़ा करके आप ऐसे लिखिएगा। पहले लिख लीजिएगा रेणुका द्वंद्व गीत हुंकार, तो आप क्या कहेंगे कि रेणुका हुंकार भरती हुई द्वंद्व गीत गाती है। बस अब आपको 3 एकदम याद रहेगा, एक कभी भी नहीं भूलेगा क्या कि रेणुका हुंकार भरती हुई द्वंद्व गीत गाती है। ये 3 का ट्रिक हो गया। आप इसको तीनों को लिखे, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बच्चों लिखने के लिए। अब आपको ऐसे इसमें ऐसे फिलअप कर दिए, देखिए थोड़ा सा ऐसे करके अब यहाँ पर लिख दिए। क्या लिख दिए कि रेणुका हुंकार भरती हुई द्वंद्व गीत गाती है। अब आपको ये 3 याद हो गया। लिखना आपको मात्र, अब चूंकि आप क्लास 12 के हैं तो कम से कम 2 से 4 लिख दीजिए। तो आपने लिखा रेणुका हुंकार भरती हुई द्वंद्व गीत गाती है, तो 3 आपको फिक्स हो गया। अब देखिए रसवंती चक्रवाल धूपछां में कुरुक्षेत्र में जाती है। कहाँ? रसवंती चक्रवाल को लेके धूपछां में कुरुक्षेत्र जाती है। बच्चों ये थोड़ा सा नया नया भी आपने सुना तो अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसको 4 से 6 बार रिवीजन करके देखिए, दिमाग में से एकदम सेट हो जाएगा। रसवंती चक्रवाल और धूपछां के साथ कहाँ जाती है? कुरुक्षेत्र में जाती है। कहाँ जाती है बच्चों? कुरुक्षेत्र में जाती है। कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? हरियाणा में है। तो रसवंती चक्रवाल को लेकर धूपछां में कुरुक्षेत्र में जाती है। धूपछां होते हुए कहाँ जाती है? कुरुक्षेत्र में बच जाती है। बस यही तो आप लिख लीजिए, हो गया, समझ लीजिए। अब ये आगे की कोई जरूरी नहीं है, बस 4-6 आपको याद हो जाए, ये 4-6 ऐसे याद हो जाएंगे। रश्मि रथी सामधेनी और नील कुसुम सीपी और शंख लेके उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा करती है। देखिए बच्चों, अब यहाँ तक धूपछां कुरुक्षेत्र हो गया। अब तीसरा ट्रिक में देखिए कि रश्मि रथी सामधेनी को नील कुसुम देती है। ऐसे कह दीजिए, रश्मि रथी सामधेनी को नील कुसुम देती है। ऐसे बगल में लिख लीजिए, क्योंकि जब भी बार बार हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग से वो ट्रिक हटता जाएगा। और जब लिखा रहेगा तो अब जैसे हमने ये रचनाएं पढ़ी, अब तुरंत इस पे भी नजर चला गया। 4 से 6 बार चला गया नजर, समझ लीजिए वो पक्का हो गया। क्या कि रश्मि रथी क्या है? सामधेनी को नील कुसुम देती है। रेणुका हुंकार भरती हुई द्वंद्व गीत गाती है। रसवंती चक्रवाल को लेकर धूपछां होते हुए कुरुक्षेत्र में जाती है। और सीपी और शंख लेकर उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा करती है। लीजिए 3 याद हो गया। अब हारी को हरिनाम जपते हुए संस्कृत के 4 अध्याय अर्धनारीश्वर गाते हैं। कहाँ पर? रेती के फूल को लेकर उजली आग में। बस ऐसे। तो देखिए बच्चों, हमने थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसको आप समय दे दीजिए। गारंटी के साथ आपके दिमाग से चीजें नहीं उतरेंगी, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो अब आइए बच्चों, उजली आग हमने ये पढ़ लिया है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हाँ देखिए बच्चों, ट्रिक के साथ साथ फिर तुरंत ये पढ़िएगा। रेणुका द्वंद्व गीत हुंकार, रसवंती चक्रवाल धूपछां, इस तरह से फिर बार बार जैसे ट्रिक से पढ़ लिया आप, फिर उसके बाद अलग अलग से पढ़ लीजिए। रेणुका द्वंद्व गीत हुंकार, रेणुका हुंकार भरती हुई द्वंद्व गीत गाती है। रसवंती चक्रवाल धूपछां होकर कुरुक्षेत्र जाती है। रसमरथी सामधेनी को नील कुसुम देती है। सीपी और शंख लेकर उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा करती है। और उसके बाद संस्कृत के 4 अध्याय अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, इस तरह से हारे को हरिनाम जपते हैं। ऐसे कुछ जोड़ लीजिए, लिंक लगा लीजिए, आप अपने काम भर का याद कर लेंगे। यदि गद्य पुस्तकें प्रमुख हैं, आदि गद्य पुस्तकें, ये जो शब्द दिए हैं ये प्रमुख हैं। इनका गद्य भी उच्च कोटि का तथा प्रांजल है। राष्ट्र कवि में
प्रसिद्ध इन्हें रेणुका से ही प्राप्त होता है। राष्ट्र कवि के रूप में जो प्रसिद्धि इन्हें मिली बच्चों, ये जो रेणुका है नहीं, इन्हीं से प्राप्त होती है। होता नहीं है कि हमने कई वो क्या कहते हैं कहानियां लिख दी, लेकिन किसी एक से हमको ज्यादा प्रसिद्धि मिल गई, लोग ज्यादा जानने लगे। तो वही उर्वशी एक महाकाव्य पर है। इन्हें 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उर्वशी पर मिला था। अब क्वेश्चन आपसे बनेगा कि रामधारी सिंह दिनकर अपनी किस कविता या रचना से प्रसिद्ध हुए थे, रेणुका बताएंगे। आपसे प्रश्न बनेगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके किस काव्य पर मिला था, तो आप बताएंगे उर्वशी पर। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे 1 नंबर के। अगर 1 नंबर के बनेंगे तो इसी प्रकार से बनेंगे, और नहीं तो पूरा जीवन परिचय आ गया, तब तो आपको पूरा लिखना ही है। अब देखिए, और ये बच्चों देखिए, जो ये आप रचनाएं याद करेंगे ना, ये आपको जो गद्य काव्य है या पद्य काव्य है उसमें भी आपको काम आएगा, क्योंकि 5-5 नंबर का वहां से आएगा। 5 आप गद्य काव्य से और 5 पद्य काव्य से, तो ये 10 नंबर हो गए। तो ये सब याद करेंगे तो आपको कई जगह काम आएंगे, इसलिए फोकस करके याद करें, क्योंकि 1-1 नंबर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, 1-1 नंबर लेके आप 90+ लेके आएंगे। तो अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा हमने इसको छोटा कर दिया है, बस आप ध्यान से थोड़ा सा इसको सुनिएगा बच्चों। बस अब आइए, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर से। तो बच्चों, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला है, तो उर्वशी पर मिला है। अब आगे देखिए, दिनकर प्रारंभ से ही लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग और जनसाधारण के प्रति समर्पित थे, क्योंकि ओजस्वी थे, राष्ट्रवादी थे। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व को बहुत सजग रहते रहे होंगे। तभी तो इन्होंने छायावादी कवियों की भांति काव्य रचना ना करके, फोकस कीजिएगा बच्चों, छायावादी कवियों की भांति काव्य रचना ना करके रेणुका का आलोक छिटकाया। फिर रसवंती के प्रणीत गायक के रूप में इनका कुसुम कोमल व्यक्तित्व प्रकट हुआ रसवंती के गायन में। फिर लेकिन देश की विषम परिस्थितियों की पुकार ने कवि को भावुकता, कल्पना और स्वप्न के रंगीन लोक से खींचकर उबड़ खाबड़ धरती पर लाकर खड़ा कर दिया, तथा शोषण की चक्की में पिसते हुए जनसाधारण और उनके भूखे बच्चों का प्रबल समर्थक बना दिया। फिर देश के मुक्ति राग के ओजस्वी गायक के रूप में इनका व्यक्तित्व निखर कर आया बच्चों। अब देखिए, थोड़ा सा और इनके बारे में हम जान लेते हैं। धैर्य पूर्वक आप सुनने पर फोकस कीजिएगा बच्चों, ये आपको नंबर दिलाएगा। और बच्चों, सफलता क्या होती है ना, धैर्य मांगती है, तपस्या मांगती है, समय मांगती है। आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि आपको सफल होना है, मैक्सिमम अंक लाना है। इस बार ये आपका 12वीं क्लास का एग्जाम है, इसके बाद आप कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो इससे अधिक आपको परिश्रम करना पड़ेगा, इससे अधिक चीजें आपको पढ़नी और समझनी पड़ेंगी विस्तार से। 1-1 नंबर के लिए आपको बहुत सारी चीजों को डीप से पढ़ना पड़ेगा। तो विश्वास मानिए बच्चों, धैर्य से आप पढ़ते जाइएगा, आपको ये अवश्य काम आएगा। क्योंकि जो किताब ये होती है ना बच्चों, हमको कभी धोखा नहीं देती है, दुनिया धोखा दे दे, पर किताब से हमने लगाव बना लिया तो ये हमें कभी धोखा नहीं देगी, एक ना एक दिन हमें सफल जरूर करेगी। तो अब आइए बच्चों, इन मोटिवेशन वाक्यों बीच बीच में ऐसे आपको मोटिवेट करते हुए पढ़ाएंगे। दिनकर के विद्रोहशील व्यक्तित्व को अपने देश के पौराणिक आख्यानों में जो असंगतियां दिखाई दी, उन्हें मिटाने के लिए कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी जैसे कथा काव्यों की रचना की है। पहली रचना कुरुक्षेत्र तो वस्तुतः कथा काव्य नहीं वरन विचार काव्य है, क्योंकि उसमें हिंसा और अहिंसा की विचारधाराओं का द्वंद्व प्रदर्शित किया गया है। रश्मिरथी में सूत पुत्र के रूप में प्रसिद्ध वीर कर्ण का आख्यान है। जागृत पुरुषार्थ के कवि दिनकर शांत प्रिय और अहिंसा की आड़ में फैलने वाली निर्वीर्यता और आक्रमणीयता को व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए घातक मानते हैं। कहते हैं जो मतलब ये जो ओजता नहीं है व्यक्ति मानव में, जो जड़ता आ गई है, मतलब कर्म के प्रति कर्मशील नहीं है, ये राष्ट्र के प्रति बहुत घातक है। ये सारी चीजें इनके व्यक्तित्व का यही प्रखर स्वरूप चीनी आक्रमण के समय प्रज्वलित हो उठता है। मतलब इन्हीं की कविताओं को पढ़कर जब चीनी आक्रमण होता है 1961 में, तब जो जनता होती है वो
मतलब ओजपूर्ण तरीके से भाग लेते हैं। देश के जो सैनिक होते हैं बड़े ही साहस के साथ इसमें भाग लेते हैं। इन्होंने देशवासियों को ललकारते हुए परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक रचना उपस्थित की। क्या? परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक रचना उपस्थित की इन्होंने। क्यों? देशवासियों को ललकारते हुए, मतलब देशवासियों को प्रेरित करते हुए। अब देखिए बच्चों, दिनकर की काव्य प्रतिमा का चरमोत्कर्ष उनके नाटकीय कथा काव्य उर्वशी में दृष्टिगत होता है। क्या? नाटकीय कथा काव्य। अब उर्वशी में थोड़ा सा नाटकीय है। इनका इस रचना का कथा प्रसंग तो कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीयम से लिया गया है, लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण आधुनिक बोध से अनुप्राणित है। और पुरुरवा का स्नेह निवेदन मुक्त छंद के संविधान में आज उन मुक्त चेतना को बड़े ही सशक्त रूप से उपस्थित करता है। ये देखिए बच्चों, पुरुरवा। उसके बाद उर्वशी ने जो उत्तर दिया वो यद्यपि भावना की भाषा में है, तथापि उसमें आज की जागरूक बुद्धि की नारी का स्वर मुखर है। दिनकर ने अपनी रचनाओं में अपनी विद्रोहशील मनोवृत्ति और सौंदर्य चेतना को वाणी देने के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रवृत्तियों को भी अभिव्यक्ति प्रदान की है। इनमें नीम के पत्ते संकलन में आज के राजनेताओं पर बड़े तीखे व्यंग हैं। आत्मा की आंखें में अंग्रेजी की कुछ नई प्रयोगशील कविताओं के अनुवाद हैं। और इस प्रयास के अनंतर दिनकर जी ने स्वयं भी इस दिशा में कुछ प्रयोग किए हैं। व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की समस्याओं तथा आपदाओं के कारण एवं दुर्दय के कठोरतम आघात युवा पुत्र की मृत्यु के कारण इनका ओजस्वी वर्चस्वी और मनस्वी व्यक्तित्व छोटी छोटी आतुकांत कविताओं में टूट कर पिघल कर बह निकला। इनका अंतिम संकलन बच्चों हारे के हरिनाम ऐसी ही करुण निराश दीन आतुर आत्मा की विनय पत्रिका है। इनके काव्य में सभी रसों का समावेश है। वीर रस की प्रधानता है। चित्रण भावपूर्ण कविता का एक एक शब्द आकर्षण है। इनकी रचनाएं खड़ी बोली में हैं। भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू फारसी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ। उस समय उर्दू फारसी शब्द काफी प्रचलित थे। इन्होंने अधिकतर आधुनिक छंदों का प्रयोग किया है। इनकी शैली ओजपूर्ण प्रबंध शैली है, जिसके माध्यम से इन्होंने पूंजीवाद के प्रति विरोध तथा राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्त किया है। पाठगत पुरुरवा शीर्षक कविता उर्वशी नामक काव्य के तीसरे अंक से संकलित है। पुरुरवा के माध्यम से इस सत्य को व्यक्त किया गया है कि पराक्रमी, शक्ति संपन्न और विकट परिस्थितियों के सामने भी न झुकने वाला पुरुष फूल सी कोमल स्त्री के प्रणयवाड़ी से बिंध कर सहज ही पराजित हो जाता है। तो देखिए बच्चों, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हम नेक्स्ट क्लास में आपको ये पुरुरवा हो गया और ये उर्वशी हो गया, दोनों को एक साथ लगभग कोशिश करेंगे पढ़ने को, क्योंकि ये दोनों देखिए अब बड़ा है, ये देखिए यहाँ तक है, तो इसीलिए हमने साथ में ही रखा है। और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमें विश्वास है बच्चों कि आपको ये रामधारी सिंह दिनकर की विस्तार से जो चीजें हैं इसमें आपकी किताब में ही दिया, कुछ अलग नहीं है बच्चों, पर आप इसको पढ़ने से कतराते हैं। हमको पूरी तरह पता है ये बात। आप इसको पढ़ने से कतराते हैं, कौन जाए इतना बड़ा पढ़ने, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो आप इस फ्लो चार्ट को ही फोकस कर लेते होंगे। लेकिन बच्चों इसी सब चीजों को हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आज की युवा को ये यूट्यूब क्या कहते हैं, जो डिजिटल जमाना हो गया, इन्होंने मोबाइल लिया पढ़ने के लिए, लेकिन कब उनका उंगली कहीं और फिसला और कुछ और देखते देखते ऐसे हाथ स्क्रॉल करते करते घंटों बीत जाता है, पता नहीं चलता है। इसीलिए हमने सोचा बच्चों कि आपको हिंदी के प्रति जागरूक किया जाए और पढ़ने और सीखने की प्रक्रिया में निरंतर जारी किया जाए, निरंतरता बनाई जाए। सबसे बड़ी बात बच्चों, निरंतरता बनाई जाए। आपने देखा होगा कि हमने अपना ये चैनल 1 सितंबर से प्रारंभ किया है, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें आपको कोई वीडियो न मिला हो। निरंतर हम वीडियो जिस दिन से हमने शुरू किया है, हम निरंतर जिस क्लास से हमने शुरू किया है, क्योंकि हर क्लास को एक साथ ही नहीं शुरू किया बच्चों, कुछ दिन के गैप के बाद हमने हर क्लासेस को शुरू किया, और जब से शुरू किया उसमें कहीं भी कोई भी बाधा नहीं आने दिया है।
ये आपको एक प्रेरणा स्रोत, आपको एक, इससे आपको एक साहस मिले, एक हिम्मत मिले कि हमको भी इसी प्रकार से निरंतर चलना है। और एक बात और बच्चों की, वीडियो आप पूरा देखें। आपके पास समय कम है तो आप क्या करें, फास्ट मोड करके देखें, लेकिन अवश्य देखें। आपको आप पढ़ाई को समय दे रहे हैं, किसी और चीज को नहीं। ये आपके जीवन भर काम आने वाली चीजें हैं। क्योंकि बच्चों, जो आज हम सीखेंगे यही हमारा फ्यूचर आगे निर्धारित करेगा। जितनी अधिक तन्मयता के साथ, लगन के साथ हम चीजों को ग्रहण करेंगे, अच्छे चीजों को अपने पाठ्यक्रम से संबंधित, तो ये हमें सफल बनाएगा। और फिर लोग हमें इसी परिश्रम, इसी तपस्या के बाद लोग हमें पहचानेंगे, हमारी कीमत बढ़ेगी। अपनी कीमत को बढ़ाना है बच्चों, अपने वैल्यू को बढ़ाना है, तो आपको परिश्रम करना होगा, तपस्या करनी होगी। दुनियादारी को भूल के निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। 90+ मार्क सारे सब्जेक्ट में लाना है। टारगेट बना लेना, हमको सारे सब्जेक्ट में लाना है। अब उसका एक सही रणनीति बना के, सिर्फ टारगेट बनाने से नहीं होगा, कि हमको सोचने से नहीं होगा, उस पर एक सही रणनीति बना के बच्चों निरंतर काम करने से होगा। निरंतर काम अर्थात कठिन चीजें हैं उसको आप एक पर्ची में, छोटे छोटे पर्चियों में लिख के अपने जहां आप पढ़ते हैं वहां चिपकाइए। एक माहौल बनाइए पढ़ने का, एक अलग एक जगह निश्चित कीजिए कि हमको यहीं बैठ के पढ़ना ही है। एक ऐसा जगह निश्चित कीजिए जहां से आपको डिस्टरबेंस कम हो, और वहां पर हर जगह पर, कोने कोने पर, बल्कि आपकी किताब के ऊपरी पेज पर भी ऐसे चिपका लीजिए। कोई भी चीज जो कठिन करी, जैसे मैथ के फार्मूला हो गए, साइंस के, केमिस्ट्री के कुछ फार्मूला हो गए, फिजिक्स के कुछ फार्मूलाज हो गए, आप उसको लिखिए। आप जैसे हिंदी के रचनाएं हो गए, आप हिंदी की जन्म मृत्यु हो गई, कवियों को ऐसे छोटे छोटे, जैसे फ्लो चार्ट बना है ऐसे छोटा छोटा बना के आपकी चिपकाइए, जितने इंपॉर्टेंट कवि हैं जो आपको लगे। हम चूंकि सारे विषय को इसलिए पढ़ा रहे हैं बच्चों, सारे अध्याय को, कि हम चाहते हैं आपका एक भी नंबर ना जाए। आप सभी को पढ़िए, और एग्जाम समय में जब आप सभी को पढ़े रहेंगे, एग्जाम समय तक रिवीजन करते रहेंगे, कब तक नहीं याद होगा भाई। ये हमसे है कि हम इससे हैं। इसी सबको तो याद करके बार बार रिवीजन करते हुए हम लोग, कितने लोग आगे बढ़े हैं। तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों आप निरंतर पढ़िए, पढ़ने की हैबिट डालिए। और इन वाक्यों के साथ बच्चों अब हम वीडियो समाप्त करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा हो, पसंद कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि आपके लाभ में है, तो आप इसको कमेंट अवश्य करें। पसंद आए तो कमेंट करें, और अन्य बच्चों में भी बच्चों शेयर इसे अवश्य करें। लाइक, आपको समझ में आए तो लाइक करें, नहीं तो शेयर तो अवश्य ही करें। तो आइए बच्चों, इन वाक्यों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में पुरुरवा और उर्वशी के साथ। जय हिंद बच्चों।